महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी अपनी 8 दिवसीय परिवर्तन यात्रा पर हैं। इस यात्रा के तहत बिहार में लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं। वहाँ उसके बाद जो सभा, पंचायत के कार्यालय में जो सभा हो रही थी, वहाँ जो मुखिया थे उन्होंने जब हमने हमारी बात शुरू की, तब मेरे एक साथी विजय प्रताप जी ने जब उनकी बात की तो वो एकदम नाराज हो गए और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। और जब मैंने उनको कहा कि भाई आप आवाज़ नीचे करके बोलिए, इतना ऊंचा आवाज़ से बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मुझे बदतमीज़ कहा और मेरी जो मेरी धरोहर है उसके ऊपर प्रश्न उठाए कि तुम गांधी के परपोते नहीं हो सकते, ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये वो। तो फिर हमने वो पंचायत की जो कार्यालय था उसमें से बाहर आके हमने सभा की, और वहाँ के लोग जो हमारे साथ खड़े रहे और जिन्होंने निषेध किया ऐसे हरकत का, उनके साथ हमने सभा की। और कुर्तलिया गांव के जो बाकी लोग थे उन्होंने हमारा सम्मान भी वहाँ किया। चंपारण में पिछले 2 दिन में मुझे बहुत सम्मान और इज्जत मिली है और मोहब्बत भी मिली है लोगों से। तो ये जो हुआ, हादसा हुआ मेरे साथ, उसका मुझे दुख है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आजकल संसद का मानसून सत्र चल रहा है और अपोजिशन ने जो है वो बिहार और इलेक्शन कमीशन और एसआईआर, इन सारे मामलात में बहुत ही आक्रामक होकर जो है वो सरकार पर हल्ला बोल दिया है। तो ये जो एसआईआर का मामला है, इसकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है? क्या ये सिर्फ संसद में चल रहा है या बिहार के अंदर भी लोग जो है वो इसके बारे में गंभीर हैं और इससे चिंतित हैं? इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज श्री तुषार गांधी साहब मौजूद हैं। तुषार गांधी साहब जो है वो बिहार जा चुके हैं। 10 दिनों तक इन्होंने ग्राउंड लेवल पर एक यात्रा करके लोगों से बातचीत की और लोगों को समझने समझाने की कोशिश की। तो इसलिए इसके बारे में बताने के लिए तुषार साहब से अच्छा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। तुषार साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और पहला सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में हंगामा खड़ा कर दिया, ये क्या है और इसका मकसद क्या है? सलीम भाई, सीधे सीधे ये इलेक्शन के रिजल्ट को बदलने की एक टैक्टिक है, उसके ऊपर एक कंट्रोल जताने की एक टैक्टिक है। और हमारे दुर्भाग्य ये है कि प्रजातंत्र में पहली दफा इलेक्शन कमीशन खुलेआम सरकार के तरफ से चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो फर्ज है वो निष्पक्ष चुनाव करवाने का और निसंदेह चुनाव करवाने का होता है, लेकिन जो बिहार में वो कार्रवाई कर रहे हैं उससे जो हमने पहले हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जो चुनावों के नतीजों पर प्रश्न उठाए उनको ये वाजिब करवाता है, क्योंकि सीधे सीधे इस बार बिहार में मतदाताओं को अपने मताधिकार से वंचित करवाने की साजिश इलेक्शन कमीशन, जो सरकार है केंद्र में और बिहार में, उनके लिए चुनाव को आसान बना देने की साजिश इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाई जा रही है। तुषार साहब, जिस वक्त आपने ये फैसला किया कि आपको बिहार जाना चाहिए, क्या ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया था? इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा कर दी थी कि वो इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, या उससे पहले आपने जो है वहाँ यात्रा करने का प्रोग्राम बना लिया था? देखिए, प्रोग्राम बनाने का फैसला पहले हो चुका था, जब हम लोग ने 6 जुलाई को पटना में मीटिंग की थी 25 संस्थाओं के लोगों के साथ। तभी ये तय किया था कि बिहार चुनाव में हम आकर ये बात करेंगे। तब हमारे दिलों में ये शुभा था कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ वैसा कुछ बिहार में ना हो, इसलिए जन जागृति भी करना है। तब हमें ये पता नहीं था कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से खुलेआम ये कार्रवाई करने की घोषणा करेगा। वो तय होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन, जस्ट हम जाने वाले थे उसके हफ्ते पहले ही इलेक्शन कमीशन ने ये बवाल खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर टिप्पणियां की, वो सब हुआ।
तो हमारे जाने से पहले बिहार में ये बात घर घर तक पहुंच गई थी। उसकी चिंता लोगों की थी, क्योंकि सलीम भाई हमने समझना चाहिए कि बिहार की परिस्थिति बहुत खास है, क्योंकि वहाँ की जो गरीब जनता है और ज़्यादातर वहाँ की गरीब जनता है, उनके घरों में से पुख्त उम्र के मर्द अपनी रोजी रोटी और जीविका के लिए दूसरे राज्यों में जाने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह जगहों पे खेतों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, बड़े शहरों में मजदूरी करने और रोजी कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो हर घर में से जो पुख्त उम्र के मर्द है वो गए हुए हैं यहाँ से। और अभी जो चुनाव आयोग ने एक दूसरी सनसनीखेज बात की है कि उन्होंने करीबन 50 लाख अवैध वोटरों को ढूंढ निकाला है, जो उनको मिले नहीं। तो सीधे सीधे करीबन बिहार के इलेक्टोरेट में से 6% जितने लोगों को वो बेदखल करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्विंग सीट्स में वो लोग सरकार के लिए एक जीतने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। पहले सर, फिर ये जो अभी उन्होंने चौंका देने वाली बात की है कि हमें 50 लाख वोटर अवैध है, ऐसा पता चला है, क्योंकि हम जब सर्वे करने गए तो वो मिले नहीं। हम जब से बिहार में घूमे, जो 10 दिन बिहार में घूमे, तो ये सर का मुद्दा सबसे सर्वोपरि था। और हमने शहरों में और गांवों में जो लोग लोगों से हम मिले, उनसे पूछा कि सर की प्रतिक्रिया और चुनाव में मतदाता सूची को सुधारने की जो प्रक्रिया वो कैसे चल रही है। तो सब ने ये कहा कि हमसे कोरे फॉर्म ले लिए जा रहे हैं। कई लोगों ने साइन हुए फॉर्म लिए, कईयों से बगैर साइन के फॉर्म भी ले लिए। उनको उन फॉर्मों के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स, जो चुनाव आयोग ने खुद ने कहा कि हम डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए। वो फॉर्म प्राप्त करने की रसीद भी उनको किसी ने दी नहीं है, बीएलओज ने वो रसीद भी नहीं दी है। तो इस प्रकार से जो काम किया जा रहा है वो कितना सही और सटीक होगा, और बाद में उन लोगों को अवैध करार कर देना चुनाव आयोग के लिए कितना आसान हो जाएगा, उसका एक स्पष्ट इंडिकेटर है। तो ये सब देखने के बाद लगता है कि अब चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अभी संसद में प्रश्न उठाए जा रहे हैं और चुनौतियां दी जा रही है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है जब चुनाव आयोग बेईमानी से काम करता हुआ पकड़ा गया। तुषार साहब, संसद में तो बहुत कुछ हो रहा है और ये बात कही जा रही है कि चुनाव आयोग को हमने जो है वो खुद राहुल गांधी ने भी ये बात कही कि हमने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने बताया कि बिहार की जो सूरत-ए-हाल है वो ये कि वहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और वहाँ एक बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस बात के लिए मजबूर हैं कि वो हरियाणा, पंजाब और दूसरे प्रदेशों में मज़दूरी के लिए जाएँ। बल्कि मैं तो बिहारियों की जो है वो गुजरात में जब कोविड आया था तो उस वक़्त बिहार से जो है वो उनके ट्रेनें भर-भर के जा रही थी। बैंगलोर से उनको जाने से रोका जा रहा था। तमिलनाडु में भी इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं बिहारियों के ताल्लुक से। तो इससे ये मालूम होता है कि बिहारी पूरे मुल्क में, पूरे देश में जो है वो रोज़ी-रोज़गार के लिए जाने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में जबकि अपना पेट भरना मुश्किल हो रहा हो, आवाम के लिए, जनता के लिए ये वोटिंग और ये एसआईआर और ये सारी चीज़ें, ये कितना महत्व रखती हैं? क्या इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि ये बहुत ही अहम चीज़ है और इसके लिए हमको जो है वो सोचना चाहिए या कुछ करना चाहिए? सलीम भाई, हमने ये समझना चाहिए कि लोगों में ये शक और शुबा है कि आज हमसे हमारा मताधिकार छीन लिया जा रहा है। कल उठ के इसी की बिना पर सरकार हमें हमारे नागरिकत्व भी छीन ना ले, हमें हमारा नागरिक होने का अधिकार भी छीन ना ले। क्योंकि अगर इनको मताधिकार से वंचित किया जाता है तो उनके नागरिकत्व पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा।
और फिर ये भी हो सकता है कि जो सरकारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिस पे ये लोग निर्भर हैं, जिसका आंशिक लाभ उनको मिलता रहता है, वो भी उनसे छीनना भी है। तो ये बहुत सिर्फ एक मताधिकार का ही मामला नहीं है, ये नागरिकत्व के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आघात है। और सरकार इस प्रयत्न के द्वारा जो सीए एनआरसी ठंडे बक्से में उन्होंने डाल रखा था, उसके ऊपर जो विरोध उठा उसके कारण उसे रिवाइव करके पिछले दरवाजे से उसकी एंट्री भी करवा रहा है। पेपर दिखाओ, कागज दिखाओ की मुहिम अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाई जा रही है। तो ये भी मुसीबत है। मैं वहाँ कोसी में जो तटबंध किया उसके कारण जो गांव फंस गए हैं उसमें, और जो जिनकी बहुत ही बुरी हालत है, कोई उन्हें सहायता नहीं, बिल्कुल कटे हुए, बिल्कुल कोई भी सुविधा के से वंचित, बहुत ही भयंकर गरीबी में रहने वाले लोगों से मैं मिला वहाँ पर। वहाँ हर साल घर कोसी के प्रवाह में बह जाते हैं, गांव के गांव पूरे बह जाते हैं और उनको स्थलांतर करना पड़ता है। उन घरों में कईयों के पास कोई कागज नहीं था, बाढ़ बाढ़ में कागज बह गए हैं, खत्म हो गए, नाश हो गए, फट गए हैं। वो कहाँ से कागज आएंगे? उनके घरों में से भी मर्द पंजाब और हरियाणा वगैरह में किसान मजदूर के रूप में चले गए हैं। मुझे 2 महिलाएं उन गाँव में से मिली थी, रो रही थी। 3 दफा उनके बनाए हुए घर कोसी नदी के प्रवाह में बह गए, खत्म हो गए। अब उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अपने बच्चों के साथ वो एक झुग्गी झोपड़ी बनाकर तटबंध पे जहाँ जगह रह रही है, और रो रही थी कि हमें घर तो दिलवा दीजिए, सरकार हमें घर भी नहीं देती। अब ऐसे लोगों के पास से आपको कहाँ से कागज मिलेंगे? और क्या आप इन लोगों को बेदखल करके फिर धीरे धीरे उनके पास से सारी जो सुविधाएं सरकार ने देनी चाहिए उसके लिए उनको नागवारा बना देंगे? क्या उनको वंचित कर देंगे? तो ये सिर्फ मताधिकार की बात नहीं रही है, ये अपने एक नागरिकत्व के ऊपर प्रश्न हो गया है, एक जीवन जीने के आधार पर प्रश्न हो गया है। तो बिहार में ये बात जो हो रही है वो पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। तुषार साहब, जो लोग आसाम में हैं और बंगाली बोलते हैं, तो उनको तो विश्वा शर्मा ये कहता है कि भाई ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और इनको जो है हम बांग्लादेश भेज देंगे। हालांकि बांग्लादेश भी उनको उनके डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं लेगा, ये अलग मसला है। लेकिन एक बात तो लोगों से कही जा सकती है। अब बिहार में जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, उनको जो है उनकी नागरिकता लेके उनको कहाँ भेजा जाएगा? वो कहाँ जाएंगे? देखिए, कहीं भेज दिया जाए तो इंसान ऐसा है कि वो कहीं किसी न किसी तरह से जी लेता है, लेकिन वहीं रहकर उनके पास से उनके अधिकार छीन लिए जाए तो जो बिन नागरिकत्व को इंसान को जीना पड़ता है, वो काला पानी की सजा से ज्यादा भयानक बात है। और इसके बाद ये जो मतदार सूची का सुधार की बात मुहिम जो चला रही है, तो ऑलरेडी चुनाव आयोग ने 50 लाख से ऊपर आबादी को अवैध घोषित कर दिया और उनसे उनके अधिकार छीन लिए। तो ये हमने जानना चाहिए कि ये सिर्फ चुनाव पे प्रभाव डालने की साजिश नहीं है, ये लोगों से उनके अधिकार छीन लेने की साजिश आजाद हिंदुस्तान में पहली दफा हो रही है। वो तुषार कहाँ साहब, जाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे, कहीं क्या करेंगे? जहाँ जाएंगे उनके साथ यही सुलूक किया जाएगा। वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने बंबई आते हैं तो उनकी पिटाई। अब मुंबई से अगर वो वापस बिहार जाए तो उनको कहा जाएगा कि आपको अधिकार ही नहीं है, तो जाए कहाँ? तुषार साहब, जहाँ तक वोटिंग राइट का सवाल है, उसका तो किसी राज्य से कोई संबंध नहीं। जो आदमी जहाँ रहता है, वहाँ उसको वोटिंग राइट जो है वो मिल जाना चाहिए और मिल जाता था। बम्बई की मिसाल हम देखते हैं कि यहाँ सारे भारत से आए हुए लोग रहते हैं और वोट देते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, मंत्री-संत्री सब बन जाते हैं। तो ये चीज़ के एक आदमी जो है वो अपने राज्य में नहीं है, किसी और राज्य में है। तो उसको वहाँ पर जो है वो आप अधिकार दे दें वोट देने का, वो वहाँ के चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो जाए
वहाँ की सरकार बनाए, बिगाड़े, क्योंकि पूरे देश तो एक ही देश है और देश में आप इधर-उधर जा रहे हैं। तो आपके राज्य से आपका नाम कट गया इसलिए कि आप वहाँ रहते नहीं, दूसरे राज्य में आपका नाम जुड़ गया इसलिए कि आप वहाँ रहते हैं। तो इसमें क्या परेशानी? सलीम भाई, आज तक डोमिसाइल के आधार पर आपको मताधिकार मिलता था। आपका जहाँ डोमिसाइल हो, आप नागरिक हो, डोमिसाइल तभी मिलता है, और डोमिसाइल जहाँ हो वहाँ का मताधिकार आपको मिल जाता था। अब पहली दफा नागरिकत्व को वो कर दिया है, प्रमुख कर दिया है, तो डोमिसाइल का कोई मायना नहीं रखता। और जो अब चुनाव आयोग ने बिहार में वोटरों को खारिज किया है, वो उन्होंने डोमिसाइल को मद्देनजर रखा ही नहीं है कि भाई शायद वो लोग अगर महाराष्ट्र में हो या कहीं और हो, और अभी भी वो लोग वापस आके वोट करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर वो उनके महाराष्ट्र में नाम दर्ज ना हो तो ये जो डोमिसाइल वाला अधिकार था, वो एक बहुत ही अहम अधिकार हुआ करता था, जो आपको भारत में कहीं पर भी वोट करने का अधिकार देता था। देखिए, जब ये तय हुआ कि एडल्ट फ्रेंचाइज ही एक प्राइम वो क्राइटेरिया होगा लोगों को मताधिकार देने का, तो यही तय हुआ था कि एक भारतीय भारत में जहां पर भी स्थायी हुआ हो, वहां उसको मताधिकार का अधिकार दिया जाएगा और वो मत डाल पाएगा। अब उसे खारिज करने के लिए वो लोग पैंतरे बना रहे हैं, और इस बार पहली दफा नागरिकत्व के आधार पर उनके वोट अधिकार को छीना जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें डोमिसाइल का कोई वो नहीं रखते हैं। चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा है, उन्होंने कह दिया कि मृतक और अस्थायी लोगों के नाम जो वो थे, जाली नाम थे, वो हमने खारिज किए हैं, वो 50 नाम थे। उनमें से कितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं उसके बारे में कोई जानकारी वो दे नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा खतरा है कि जो उनको मताधिकार है उनको आप वंचित कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल चुनाव आयोग से किया है ना, कि तुमको किसने अधिकार दिया नागरिकत्व को प्रमाणित करने का, वो तो होम मिनिस्ट्री का काम है। तो ये जो सुपारी वाली राजनीति ये सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, वो बहुत ही खतरनाक है कि एक काम जिसका है उससे ना करवा के दूसरी संस्था से वो काम करवा के फिर उसको अंजाम दे देना, ये बात पहले हमारे गवर्नेंस में नहीं हुआ। तुषार साहब, एक और एस्पेक्ट आपने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, वो ये था कि सरकार की जो स्कीम्स हैं, उससे लोगों को वंचित करने का ये एक साधन बन सकता है। भाजपा का जो एक बहुत बड़ा हथियार था, वो ये था कि वो लोगों को लाभार्थी बनाती थी, उनको 5 किलो अनाज देती थी, उन पर उनको जो है वो घर बना के दे रहे हैं फलाँ प्रधानमंत्री की स्कीम से, उनको जो है वो टॉयलेट बना के दे रहे हैं फलाँ स्कीम से। और फिर ये सब सारी चीज़ें याद दिला के चुनाव के वक़्त वो कहती थी कि देखो, हमने तुम पर ये एहसान किया, और फिर कुछ वादे करती थी कि हम आगे आपके लिए ये करने वाले हैं, ये लाभ आपको पहुँचाने वाले हैं, इसलिए आप हमको दोबारा वोट दो। तो ये इससे उनका फ़ायदा भी हुआ, और कई राज्यों में उनकी सरकारें वर्षों से चल रही हैं, और वो जो एंटी इन्क्यूबेंसी पैदा होती है 5 साल में, उसको ये लोग इस रास्ते से ओवरकम कर लेते हैं। अब अगर ये लाभार्थियों को वंचित कर देंगे, तो इनका नुकसान है, इसलिए कि वो इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इनके हाथों से नहीं निकल जाएगा। तो सलीम भाई, ऐसा ये अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ये पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे सलीम भाई, ये बहुत फोकस्ड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है। जिन लोगों को मतदार सूची से निकाला गया है, वो वैसे लोग हैं जो कभी उनके साथ नहीं चलते थे, माइनॉरिटीज और जो वंचित और बैकवर्ड हैं, उनमें से जो लोग उनके साथ नहीं है, ये बात उनको मालूम है कि ये हमारे वोटर नहीं है, उन्हीं को वो अटैक करते हैं। ये देखिए, ये साधारण, ये ऐसी बात नहीं है कि वो लोग क्यों करेंगे, ये क्यों इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये हमारे वोटर नहीं है, हमारे झांसे में आते नहीं है ये लोग, तो उनको बरतरफ कर, ये वो साजिश है। और सलीम भाई, बिहार के चुनाव में इस बार कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन से जीत हार होने वाली नहीं है, छोटे छोटे मार्जिनों से होने वाली है। और 1-2% भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग अगर मतदारों को खारिज कर दे, 2-5 हजार 10,000 वोटरों का वो मताधिकार छीन ले,
तो मत चुनाव के ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है, अगर वो फोकस तरीके से करेंगे, और वो लोग करते हैं। आप देखिएगा कि कितनी शिकायतें पर्टिकुलर कम्युनिटीज और इलाकों में से आती है चुनाव के दिन, कि हमारे वो नाम गायब हो गए, हमारा नाम मिल नहीं रहा है, पिछले चुनाव में था, इस चुनाव में गायब कर दिया गया है। ये कोई ऐसी एडहॉक स्कीम नहीं है, ये बहुत सोची समझी विचारी गई एक बहुत बड़ा कारस्तान है सर। ये हमने समझना बहुत जरूरी है। तुषार गांधी साहब, इससे पहले ये होता था कि ये लोग कुछ वोटर्स का नाम बढ़ाते थे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। तो वो एक लाइन ऑफ एक्शन था कि आप जो है वोटर्स बढ़ा के अपने वोट बढ़ा लें और कम मार्जिन से उन जगहों पे जीत जाएं जहां पर के हार सकते हैं। अब ये रिवर्स हो गई है, मतलब अब वोट घटा के हम जो है वो उन इलाकों से जीतेंगे कि जहां हमको कम मार्जिन से हारने का संभावना है। तो ये जो चेंज हुआ है स्ट्रैटेजी में कि बढ़ाने के बजाय घटाना, इसकी क्या वजह है? सलीम भाई, एक जो कामयाब चोर होता है वो अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करता है हमेशा, क्योंकि पुलिस जब चोरों को पकड़ती है तो मोडस ऑपरेंडी को स्टडी करके पकड़ती है कि भाई अगर चोरी में इस तरीका से चोरी की गई है तो ये फला फला चोर की स्पेशलिटी है, उसे पकड़ो। तो कामयाब चोर जो होता है वो हर चोरी में अलग तरीके से करता है ताकि एक पैटर्न ना आए कि जो पकड़ दिया जाए। वोट बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी का पर्दाफाश हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद हो गया है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि वोटरों की संख्या अचानक बढ़ गई, और उसके कारण जिस हद तक विपक्ष को सफलता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। तो वो अब एक जानी पहचानी मोडस ऑपरेंडी हो गई थी, तो उनको वो बदलना लाजमी था, और अब इसलिए रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और वोटरों को खारिज कर दिया जाता है। परिणाम एक ही होता है, वोटरों की संख्या बढ़ा दो, जाली वोट डालो, अपनी तरफ से डालो, और वो अब देखिए सलीम भाई, ईवीएम वाला मसला तो अपनी जगह पर है ही। जो ईवीएम पे संदेह है वो तो अपनी जगह है ही, कि भाई वीवीपैट में कुछ दिखता है और जब काउंटिंग होता है तो कुछ और नतीजा आता है, जो मार्केट बाड़ी महाराष्ट्र में साबित कर दिया। तो वो मामला तो है ही, वो तो एक अपना काम कर ही जाएगा चुनाव में, उसके साथ साथ ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे, और नई तरीके से डाका डालेंगे ताकि इसके ऊपर संदेह आने के लिए टाइम लग जाएगा। तो जो राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव चुराने की जो नियत है और दानत है, उसके खिलाफ रास्तों पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब वो वक्त आ गया है कि रास्तों पे लड़ाई लड़ी जाए। तुषार साहब, आप बिहार हो के आए हैं, आपने जो है वो लोगों की नब्ज पे हाथ रख के देखा है कि भाई अवाम क्या सोच रहे हैं और उनकी उनकी फिक्र कैसी है। आमतौर से ये बात देखने में आई है कि लोग जो बड़ी लहर चलती है वो डर की वजह से चलती है। इमरजेंसी लग गई तो साहब एक डर पैदा हो गया। तो या ये कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी वालों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम 400 पार करेंगे, जाके संविधान बदल दें, तो एक डर पैदा हो गया था कि संविधान के ज़रिए से जो अधिकार हमको मिल रहे हैं वो अधिकार हमसे छीन जाएँगे। और उसका नतीजा बीजेपी को मिला और वो 400 का सपने देखने वाली 240 पे आई। तो ये जो डर का फैक्टर लोगों में पैदा होता है और उसकी वजह से वो जो है वो सब कुछ उलट-पलट देते हैं। तो आपको क्या महसूस हुआ, बिहार की जनता जो है वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, और वो उसकी चिंता और परेशानी अभी जो चुनाव होने वाले हैं उस पे प्रभाव डालेगी? चिंता तो है, सबको चिंता है कि कहीं कुछ हादसा न करवा दिया जाए जिससे चुनाव के ऊपर विपरीत असर होगा। लेकिन बिहार में एक बदलाव के लिए भी एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि 20 साल एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने देखा है, और उसकी उनकी निष्फलताएं भी दिख रही है, इसलिए बदलाव का माहौल भी बहुत प्रमुख वहाँ दिख रहा था मुझे जब मैं वहाँ गया। और दूसरा एक कि अब वादों पे से भरोसा उठता जा रहा है। मैं आपको, मोदी जी ने, हम निकल रहे थे उसके, हम वहाँ थे उसी वक्त मोदी जी मोतिहारी आए थे, और उन्होंने एक बड़ी सभा मोतिहारी में की, और अपनी आदत के मुताबिक
उन्होंने कई वादों की लिस्टें लगवा दी कि, और एक वादा उसमें से ये था कि मोतीहारी को वो मुंबई बना देंगे। तो वो बहुत उसके चर्चे बहुत हुए कि मोतीहारी को मुंबई बनाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने गया के बारे में भी कहा, और भी जगहों के बारे में उन्होंने अपने अपने जुमले कसे हैं। पर मोदी जी की एक विशेषता है कि वो जिस चुनाव में जाते हैं उसमें जो वादे करते हैं उसको अगले चुनाव तक भूल जाते हैं। तो इसके पहले के चुनाव में बिहार में जब आए थे तो उन्होंने मोतीहारी में एक शुगर मिल है जो बंद पड़ी है, और जो मोतीहारी के लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा साधन था, और उसके कई कामगारों को तनख्वाहें नहीं मिली, उनके जो ड्यूज है नहीं मिले। वहाँ सत्याग्रह सालों से चल रहा है, वो कामगारों के ऊपर अत्याचार हुए, गोलियां चलाई गई, बहुत सारा हुआ। मोदी जी ने तब ये वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम ये शुगर मिल शुरू करवा देंगे, और मैं अगली दफा आऊंगा तब उसमें उस मिल में बनी शक्कर से अपनी चाय में डाल के उसकी मिठास लूंगा। पर इस बार आए तो भूल गए, और अब उन्होंने वादा कर दिया है कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो ये सब भुला देगी और जान नहीं पाएगी कि ये आदमी सीरियल वादा करने वाला है और सीरियल वादा तोड़ने वाला है। वो अपना ही वादा याद नहीं रखता। तो अब इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये सारी तरकीबें ढूंढी जा रही है कि किस तरह से जो लोग हमारे साथ नहीं है उनकी संख्या कम कर दे, तो हमारे जो लोग हैं उनके मतों से हम जीत जाएंगे और सरकार बना लेंगे। और ईवीएम तो अपना काम करती है, और चुनाव आयोग आखिरी आज अब तो जी चुनाव आयोग भी वही काम करता है। आखिरी प्रश्न ये है कि आपने अभी अपने उत्तर में बिहार का ज़िक्र किया 20 साल से एक मुख्यमंत्री और ये तकरीबन तय हो गया है कि अब नीतीश कुमार जो है वो दोबारा चाहे एनडीए जीत जाए लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो अगर नीतीश कुमार जो है वो क्षितिज से हट जाते हैं, तो उनके ज़रिए उनके जाने से जो वैक्यूम पैदा होगा, आप क्या समझते हैं उस वैक्यूम को कौन पूरा करेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी अगर प्रजातंत्र है तो उसमें पर्याय अपने आप आ जाता है। भारत में हमने कई बार ये देखा है कि जब कांग्रेस कमजोर हो गई थी तो कई पर्याय हमको मिले थे जिनको हमने कभी सोचा नहीं था कि ये प्रधानमंत्री बन पाए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का ये एक पहलू होता है कि पर्याय मिल ही जाता है। बिहार में भी नीतीश का पर्याय मिल ही जाएगा। हमने ये सुनिश्चित करना है कि हमें एनडीए का पर्याय बिहार में मिले, जो महागठबंधन के स्वरूप में मिल सकता है। पर ये भी तय है कि उसके बाद हमने ये कि भाई हमने लोकशाही बचा ली, ये सोच के बैठ नहीं जाना, क्योंकि इसी के कारण सरकार निकम्मी बनती है। चाहे वो अपनी समर्थन वाली सरकार क्यों ना हो, हमें सतर्क रहना पड़ेगा और उनसे हमारी मर्जी के मुताबिक काम करवाना पड़ेगा। ये दक्षता, ये अलर्टनेस हमने रखना पड़ेगा। और हमने तय किया है कि बिहार में हम पीपल्स डेमोक्रेसी का एक प्रयोग करके दिखाएंगे। और आरएसएस की जो लेबोरेटरी बनाने वाली एक मुहिम है उसके खिलाफ हम हमारी जन लेबोरेटरी करके एक बिहार एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि डेमोक्रेसी कैसे वाइब्रेंट बन सकती है और कैसे एक पीपल्स डेमोक्रेसी के रूप में चल सकती बहुत-बहुत शुक्रिया तुषार साहब, आपका बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और हम सबकी शुभकामनाएँ आपके और आपके साथियों के साथ हैं कि जब तक कि अभी तक वो लोग तजर्बे करते रहे और उनके कई तजर्बे नाकाम भी हुए, लेकिन बहुत सारे जो तजर्बे कामयाब हुए, उसके नतीजे हमने जो है वो देखे। अब ज़रूरत इस बात की है कि उसका काउंटर एक्सपेरिमेंट भी किया जाए और उस काउंटर एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे हैं, उसके जो फ़ायदे हैं, वो भी लोगों तक पहुँचाए जाएँ। आपने समय निकाला और एसआईआर के ताल्लुक से बहुत ही बेसिक किस्म की बातें जिस पर के लोग आम तौर से बात नहीं करते और बिहार के लोगों की जो सोच है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके बारे में बताया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हम आपसे आगे भी इस मामले में बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। अ,